ओके दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक चीज़ें समझ ली थी सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। उस पर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिस पे आपके डेफिनेटली कुछ डाउट्स होंगे। वो डाउट्स जो हैं हम लोग इसी लेक्चर के एंड में कवर अप करेंगे, आपके सारे डाउट्स टिल पेज नंबर 31। बट स्टार्टिंग में इस लेक्चर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का टॉपिक जो है, सबसे पहला टॉपिक है वो डायपोल है। डायपोल, और टू बी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक डायपोल। सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a small distance 2a। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दैट हमारे पास पेयर है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का -q एंड +q, जो कि स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। और ये एक डायपोल है। अगर आप देखेंगे तो डायपोल के ऊपर डायपोल जो सिस्टम है उसके लिए क्वांटिफाइड डायपोल मोमेंट निकाला जाता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? ये ना आपके डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। डायपोल मोमेंट क्या करता है? आपके डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जो कि डिनोट होता है p वेक्टर से, स्मॉल p वेक्टर से, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -2 इस वेक्टर की डायरेक्शन है -2+। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने थोड़े दिनों पहले मुझसे एक लेक्चर में सुना होगा कि वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। फाइन, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। एंड ये जो स्ट्रेंथ है ये हम मेजर करते हैं बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बिकॉज दोनों का सेम ही है, तो वो मैग्नीट्यूड विद अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, ऐसे हम मेजर करते हैं। जिसमें ये 2a वेक्टर होता है, चार्ज तो स्केलर होता है, लेकिन इसकी हमने वेक्टर की डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में डायरेक्शन ले रखी है इस डायरेक्शन में। अच्छा, व्हेन आई से 2a, तो अगर कभी आपको कोई कहता है कि दैट देयर आर टू चार्जेस +5 एंड -5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर, लेट्स से, तो आप 2a निकालने के लिए कहीं 2 × 5 तो नहीं कर बैठेंगे 10। ये मत करना, क्योंकि वो जो 5 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने बताया है ना, वो अपने आप में 2a है, तो 2a = 5 है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कहीं पता चला आपको डिस्टेंस दिया है दो चार्जेस के बीच में, आप उसको डबल कर बैठे इस 2a के फॉर्म में देख के। हाँ, ये 2a ही क्यों लेट करते हैं सर, फिर a क्यों नहीं लेट करते? क्योंकि आगे डेरिवेशन में हमारे को इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापना होता है, तो अगर 2a करेंगे तो मिड पॉइंट ढूंढना a के फॉर्म में आसान हो जाता है। लेकिन ये जो अगर बोल दे कभी कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो वो 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 2 × 5 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, सो ये ऐसे निकलता है डायपोल मूवमेंट। अगर इसका खाली मैग्नीट्यूड देखना तो q × 2a कर दीजिए, दैट्स इट, वो आपको मैग्नीट्यूड बता देगा बिना वेक्टर के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए HCl। अब H एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड इन दोनों के बीच में बनेंगे आयनिक बॉन्ड। लेकिन आयनिक बॉन्ड के वक्त क्या इनके न्यूक्लियस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या इनके चार्जेस सेम नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं सेम। प्लस चार्ज है इस पे, मतलब +1.6 × 10⁻19 कूलम है, और इसके ऊपर -1.6 × 10⁻19 कूलम है। चार्जेस भी सेम है, स्मॉल डिस्टेंस भी है, तो ये क्या पोजेस करेगा? डायपोल मोमेंट। फाइन, ऐसे ही इन सब में है। H2O में OH और H का एग्जाम्पल है। C2H5OH में C2H5O- है और H प्लस है एंड का। इसमें भी सेम है, यहाँ तक ये चीज़ माइनस है और ये क्या है? प्लस। सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन जॉइनिंग इट, एक्सटेंडेड वर्जन में क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। इसके किसी भी रैंडम पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगला टॉपिक है हमारा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल
consisting a charge plus q and minus q separated by a distance 2a placed in vacuum. So ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि प्लस क्यू चार्ज के साथ है एंड माइनस क्यू चार्ज के साथ है, जिसको हमने 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है एंड इसको हमने रखा हुआ है वैक्यूम में. फाइन. सो हमें एक p पॉइंट, उसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है p, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इससे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी. अब सबसे पहले आपको बेसिक तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से अवे होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू है, इससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है. देखिए इसका नाम क्या है, ई ऑफ प्लस क्यू, मतलब पॉजिटिव से अवे. एंड ये जो माइनस क्यू है, इससे भी इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आ रही है. देखिए इसका नाम क्या है, ई ऑफ माइनस क्यू, दैट इज नेगेटिव के टुवर्ड्स. फाइन. तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अब आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है. के इन दोनों के लिए सेम है, क्यू का मैग्नीट्यूड इन दोनों के लिए सेम है, बस फर्क कितना है, पॉजिटिव या नेगेटिव है. तो वो टुवर्ड्स और अवे वाली बात हमने पता लगा ली है, तो मैग्नीट्यूड सेम है. बचा आर, ये होगा डिसाइडिंग फैक्टर. ये आर जो है ये होगा डिसाइडिंग फैक्टर कि किस में से किसको माइनस करें. तो जिसका आर कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और ज़्यादा वाली में से कम वाली को हमें माइनस करना है. तो देखिए आर प्लस क्यू का है इतना, आर प्लस क्यू का कितना है, इतना. ये है आर प्लस क्यू का, और ये है आर माइनस क्यू का. ठीक है, आर कहूँ या एक्स कह लेता हूँ इसको. ये है एक्स प्लस क्यू का, और ये एक्स क्या है, माइनस क्यू का. ठीक है, तो इसका मतलब प्लस क्यू वाले का डिस्टेंस कम है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, और माइनस क्यू वाले का डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसे निकालेंगे. ई नेट इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगी. ई प्लस क्यू को आप लिखेंगे के क्यू बाय इसका डिस्टेंस. अब इसका डिस्टेंस देखिए क्या होगा, सेंटर से कितना है आर, और यहाँ तक ये कितना है ए, क्योंकि अगर सेंटर है ये और ये पूरा 2a है तो ये इतना हिस्सा क्या होगा ए, और इतना हिस्सा क्या होगा ए. तो इस पूरे आर में से अगर आप ए को माइनस कर देंगे तो बचेगा इतना हिस्सा. तो इसको लिखूंगा मैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू ब्रैकेट में अपॉन में ब्रैकेट में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी आर में हमें ए ऐड करना पड़ जाएगा ताकि ये एक्स निकले माइनस क्यू का. फाइन. के क्यू कॉमन, ब्रैकेट में 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, अब बेसिक एलसीएम लेना आपको आता है, तो हम क्या करेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर लिखेंगे, और अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कराएंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर से. फाइन. जब पावर सेम होते हैं और प्रोडक्ट हो रहा होता है तो आप पावर लेने के बाद प्रोडक्ट करो या प्रोडक्ट लेने के बाद पावर अप्लाई करो, बात क्या होती है, सेम. मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसका यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि ई नेट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो के क्यू ब्रैकेट में डिनोमिनेटर के लिए मैं कह रहा हूँ आर माइनस ए आर प्लस ए, इनका प्रोडक्ट करो और फिर स्क्वायर करो. यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है और फिर प्रोडक्ट हो रहा है. मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट करके भी स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों बातें क्या होती हैं, सेम. ये तो डिनोमिनेटर के लिए कहा मैंने. न्यूमरेटर के लिए देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, एंड माइनस में माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए. क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाले को आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए लिखोगे, लेकिन बाहर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, माइनस, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस. नाउ आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2r ए और प्लस 2r ए 4r ए. तो आप लिखोगे k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r. 2r ए एंड 2r ए हो जाएगा 4r ए, लेकिन उस 4r ए में भी मैं 2a इंटू 2r लिखना चाहता हूँ कुछ अलग करके. किस लिए अलग किया ये मैंने, ये अभी आपको पता चल जाएगा. अब देखते हैं नीचे क्या होगा. नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. भाई ये आर माइनस ए आर प्लस ए क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है उसका होल स्क्वायर. ठीक है, ये के है
इनटू में मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको देखिए ये क्या है, Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए कुछ तो होगा, Q इंटू टू ए होता है P, क्या होता है ये P, इनटू में क्या है 2r है। P क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, P डायपोल मोमेंट का आंसर है, इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ है। P डायपोल मोमेंट है, या यूँ कहूँ इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ है, दैट इज Q इंटू टू ए। लास्ट स्लाइड में बताया था हमने। अब 2r वैसे ही रह गया, होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ r की पावर 4। अब रीज़न इसका क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ रीज़न, सिंस r इज वेरी ग्रेटर देन a, देयरफॉर आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। अगर आर ही बड़ा है ए से तो आर स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। जब आर स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर में सबट्रैक्ट करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने ए स्क्वायर क्या कर दिया है यहाँ पर, नेग्लेक्ट। जब ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। ये आर से आर इधर कटेगा, ये 3 लिखेगा। आंसर 2kp बाय आर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये मैंने k को बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और कुछ नहीं किया। फाइन, ये e का आंसर है, e का आंसर है, या यूँ कहूँ e के मैग्नीट्यूड का आंसर है। और ये e का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने बड़े में से छोटे को माइनस किया है तो जिस डायरेक्शन में बड़ा था उसी डायरेक्शन में होगा। और बड़ा किस डायरेक्शन में था, राइट में। बड़ा किस डायरेक्शन में था, राइट में। राइट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आई है। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया हमें, राइट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इतनी। साथ ही मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं दोस्त, तो यहाँ देखिए माइनस क्यू का है यहाँ पर और प्लस क्यू का है यहाँ पर। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायपोल मूवमेंट एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, माइनस टू प्लस, तो इस तरफ शो करेंगे। डायपोल मूवमेंट की भी यही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है। तो अगर आपसे कोई कहता है ई वेक्टर लिख के दिखाओ तो आप क्या लिखेंगे, ई वेक्टर होगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि प्लस है दोनों साइड, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में। ये p वेक्टर की डायरेक्शन में ही ई वेक्टर है, ये p वेक्टर की ही डायरेक्शन में क्या है, ई वेक्टर है। ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल इन अ वेक्टर फॉर्म। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। पहले हमने एक्सियल पॉइंट में निकाला, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है ये पहले समझते हैं यहाँ पर। व्हाट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। सो बेसिकली किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना आता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लीजिए। ये पॉइंट्स जो होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। कौन है ये सारे पॉइंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट। हाँ, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा पॉइंट आपको मिल गया जिसका डिस्टेंस इधर से इसके तो इक्वल होता ही है, साथ में ये भी इक्वल है, मतलब ये और ये तीनों अगर इक्वल हो गए तो उसी इक्वेटोरियल पॉइंट को आप बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स। उसी इक्वेटोरियल पॉइंट को आप बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स। लेकिन ये क्या है, ये एक जस्ट कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो रैंडमली सारे पॉइंट्स को इक्वेटोरियल पॉइंट्स कहा जाता है। इक्वेटोरियल के किसी खास पॉइंट को ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मकसद नहीं है, हमारा मकसद क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं ये तो पता चल ही गया आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। लेकिन इसमें खास क्या होता है, इसमें ये खास होता है कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट जो होते हैं ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इधर से और इधर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मैंने इनको और इनको इक्वल बोला है, अभी मैंने इनको इक्वल नहीं बोला है। हाँ, जब ये भी इक्वल हो जाएगा तब वो कहलाता है इक्विलेटरल। फाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस फिगर में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए वर्टेक्स पे रखा है माइनस क्यू चार्ज। क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज। अगर इससे पूछेंगे कि इस पी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेगा, तो ये कहेगा मैं अपने टुवर्ड्स बुलाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ई माइनस क्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। इधर कौन रखा हुआ है,
प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज से पूछेंगे कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे देखोगे, तो ये कहेगा मैं आपसे अवे भेजता हूँ, अपने से अवे भेजता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अवे जा रही है इस पॉइंट से, फाइन। तो ये इसके टुवर्ड्स बुला रहा है, ये इसको अवे भेज रहा है, इसके टुवर्ड्स और अवे में बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हुई है, तो मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला हुआ है इधर। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें थीटा थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये श्योर है, इसका मतलब है कि ये श्योर है कि ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स से इक्वल दूरी पर होगा। अब इक्वल दूरी पर कब होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो। तो क्या आप श्योर हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के बीइंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन वैक्यूम सबके लिए सेम होता है 9 × 10⁻⁹। क्यू चार्ज डायपोल के अंदर दोनों चार्जेस के साइन अलग होते हैं, जिसके लिए डायरेक्शन का मतलब बनता है, वो हमने डायरेक्शन निकाल ही ली, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो क्यू चार्ज सेम ही होते हैं, ठीक है। बचा कौन? आर। आर डेफिनेटली सेम होगा इन दोनों का। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ये इक्विटोरियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट। और इक्विटोरियल पॉइंट में खास बात क्या होती है कि वो दोनों वर्टिसेस से इक्वल दूरी पर होता है। इक्विटोरियल में खास बात यही होती है, तो आर भी सेम है। जब सभी सेम है तो फिर ई का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा दोनों का? सेम। तो अगर इस ई का मैग्नीट्यूड इस ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया तो इनका रिजल्टेंट जो है वो एक्जैक्टली बीचों बीच आएगा। ये वाली बात आप समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं आगे कि कैसे निकालेंगे हम इसका रिजल्टेंट। सबसे पहले हम ई प्लस क्यू निकाल रहे हैं। ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के इक्वल है, ये हमें पता है। और दोनों किसके इक्वल हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अब ये वैल्यू कैसे आई? देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एट अ डिस्टेंस 2a इन वैक्यूम। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप लिख देंगे इन वैक्यूम। लेट p इज द पॉइंट ऑन एन इक्विटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल डिस्टेंस r। तो इक्विटोरियल लाइन पर अगर r डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है वो पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो इक्विटोरियल लाइन जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2a था तो ये क्या हो जाएंगे? a। ये क्या हो जाएंगे? a। अब ये है परपेंडिकुलर, ये है r, ये है a, तो आपको पाइथागोरस लगाना आता है। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ये देखिए यहाँ पर है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट मेंशन। लेकिन आपको क्या डिस्टेंस पुट करना है या डिस्टेंस का स्क्वायर? तो आंसर है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये जो हाफ है ये हट जाएगा। समझ में आया आपको ये कैसे लिखा है एक्सप्रेशन? अब बात करते हैं रिजल्टेंट निकालने की। तो रिजल्टेंट जो होता है ई नेट, वो कैसे निकलेगा? ई नेट निकलेगा E1 स्क्वायर या ई प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2e प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा। फाइन, ऐसे निकलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो बात आती है कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा डैश है, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल, वो कॉस थीटा डैश का मतलब हो जाएगा कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इस वाले चीज़ को छोड़ देते हैं। रिजल्टेंट हम इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम दूसरा एक तरीका अपनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ? मैग्नीफाई। देखिए ये है आपके पास P पॉइंट, ये है आपके पास E माइनस क्यू इस डायरेक्शन में, ये है आपके पास E प्लस क्यू इस डायरेक्शन में। और अब अगर आप बोल रहे हैं कि ये बीचों बीच आएगा तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का E प्लस क्यू का भी कॉस थीटा इधर रिजॉल्व होगा और E माइनस क्यू का भी कॉस थीटा इधर रिजॉल्व होगा। थीटा के अलॉन्ग क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है? जिसके साथ वो थीटा बनाता है उससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा इधर। लॉजिक समझा आपने? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। तो क्योंकि आपका E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल था ही और साइन थीटा भी इक्वल ही होता है, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा
तो वाई एक्सिस में ई नेट क्या आएगा, ई नेट वाई एक्सिस में आ जाएगा 0, वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, ई नेट 0। अब बात कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस की। सो ई नेट जो एक्स एक्सिस में निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, which is twice of e cos theta, which is twice of e cos theta, where e is what, यहाँ देखिए e ये है, e ये है, ये भी e प्लस क्यू है, ये e माइनस क्यू है, और इन दोनों को मैंने e के साथ डिनोट कर दिया है यहाँ पर कि ये है e, ठीक है। अब cos थीटा की चिंता है हमें, तो इस फिगर में वापस जाते हैं। अब बताइए ये अगर थीटा है, ये अगर यहाँ पर थीटा है, ये यहाँ थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं इस फिगर को यहाँ पर रब कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, और आपको ताकि क्लियरली दिख सके कि क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाली चीज़ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कॉस थीटा यहाँ से निकालूँ या यहाँ से, बात क्या हो जाएगी, सेम। सो कॉस थीटा यहाँ से देखते हैं क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए, बेस कितना है ए, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये है कॉस थीटा हमारे पास। तो ई नेट क्या हुआ, ई नेट हुआ 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ए। 3/2 क्यों, क्योंकि ये जो कॉस थीटा का अपॉन का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ है वो मल्टीप्लाई होगा इस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 से, बेस सेम पावर्स ऐड, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको वापस से लिख लें के पी, क्योंकि क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा k इंटू पी, पी इज वॉट, डायपोल मोमेंट अपॉन में, क्या हम इसको आर क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए आर क्यूब कैसे लिखा मैंने, क्योंकि आर जो है वो बड़ा है ए से, देयरफॉर आर स्क्वायर तो है वो और भी बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर में इस ए स्क्वायर इतनी छोटी टर्म को ऐड करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इस आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, 3 रह जाएगा आर क्यूब, फाइन। ये तो हो गया हमारा ई नेट। अब थोड़ा ध्यान से वेक्टर फॉर्म में देखते हैं हम लोग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर। और अगर आपसे कोई पूछे डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, तो माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस टू प्लस इधर, तो इसकी डायरेक्शन इसके मुकाबले क्या है, ऑपोजिट है। तो आप वेक्टर फॉर्म में ई नेट कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये माइनस किस लिए, ये माइनस इसलिए ताकि हम बता सकें कि पी वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के ऑपोजिट है, या ई वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के ऑपोजिट है, फाइन। ये इस तरीके से करना था हमें क्वेश्चन। ये आपके पास एक फॉर्मुलेशन आ गया है इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सो हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन एन डायपोल प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, और यहाँ पर आपको उस डायपोल के ऊपर लगने वाले टॉर्क के ऊपर बात करनी है, जिसमें पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस फिगर को भूल जाएं। ये फिगर समझिए कि आपने देखी नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ इस फिगर के ऊपर अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। इस फिगर के ऊपर डिस्कशन करूँगा जब इसका ख़त्म हो जाएगा डिस्कशन, तब इसका अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जाती है, तो इस तरफ कुछ पॉजिटिव होंगे, इस तरफ कुछ नेगेटिव होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव जाती है। तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन खींचेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव इधर, कितनी फोर्स से, फोर्स जो होती है वो होती है क्यू ई, क्या होती है फोर्स क्यू ई, क्यू ई फोर्स से इधर खींचेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव लोग खींचेंगे अपनी तरफ इधर, सेम फोर्स क्यू ई, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये तो बदली नहीं, और डायपोल है तो दोनों ही चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो क्यू भी नहीं बदला, इसलिए मैंने बोला फोर्स भी सेम है, बस डायरेक्शन इस तरफ है, फाइन। तो सबसे पहला सवाल उठता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलेंगे नेट फोर्स जो है वो क्यू ई माइनस क्यू ई, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, आंसर है 0। नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को कोई इधर इस एंड से इस तरफ खींच रहा है, इस एंड से इस तरफ खींच रहा है, इसका मतलब वो इसको इस एक्सिस के ऊपर क्या करवाना चाहता है, टर्निंग इफेक्ट लाना चाहता है। तो धीरे धीरे समय के साथ ये ऐसे, फिर ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, फिर प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ये इसको इधर खींचता रहेगा, ये इसको इधर खींचता रहेगा। अब ये कहीं नहीं जाएगा, माइनस क्यू इधर खींचेगा, प्लस क्यू इधर इस तरफ खींचेगा, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो समय के साथ ये चीज़ देखिए ऐसे टर्न हो गई। तो ये टर्न जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट से होता है। एंड यू नो दैट फिजिक्स में टर्निंग इफेक्ट कौन पैदा करता है? टॉर्क। कौन पैदा करता है? टॉर्क। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉर्क की। फाइन। सो टॉर्क हमें निकालना है, और टॉर्क का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। तो देखिए फोर्सेस तो सेम है, तो जो इधर खींच के टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वही ये भी करेगा। तो किसी एक की फोर्स ले लेते हैं, क्यू ई। तो आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है नाउ। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ना करूं, वैसे तो आप अगर आर देखेंगे तो आर है आपका 2a, जिसके लॉन्ग आपको घुमाना है। तो 2a क्रॉस एफ का वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में ना करूं तो मेरे पास दो रास्ते बचते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। मैं इस 2a के साथ डील कराऊं या इस 2a के रेजोल्यूशन के साथ डील कराऊं। मतलब मैं इस 2a को रिजॉल्व कर रहा हूं थीटा के अलाउं। तो ये थीटा है, ये 2a है, तो इस तरफ हो जाएगा 2a कॉस थीटा, पहली चीज़। और इस तरफ हो जाएगा कौन? 2a साइन थीटा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया 2a साइन थीटा, ये हो गया 2a कॉस थीटा। तो अब मेरे पास ये अगर 2a कॉस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2a कॉस थीटा, क्योंकि पैरेलल है। वेक्टर्स में हम पैरेलल इक्वल कर देते हैं ट्राइंगल्स के फॉर्म में। अब मेरे पास दो सॉल्यूशन है। एक, या तो मैं 2a कॉस थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं QE का, फाइन, या मैं 2a साइन थीटा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं QE का। यही दो सॉल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि 2a के साथ कराऊं या इन दोनों के साथ कराऊं, बात सेम है। इन दोनों के साथ ही कराना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे वेक्टर के साथ डील नहीं करना है तो मुझे वेक्टर के रेजोल्यूशंस के साथ डील करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डील विद वेक्टर। अच्छा, वेक्टर के रेजोल्यूशंस के साथ जैसे ही डील करता हूँ ये वाला आंसर 0 चला जाता है। क्यों? क्योंकि 2a कॉस थीटा की डायरेक्शन भी इधर ही है और QE की भी डायरेक्शन इधर ही है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? दोनों में एंगल हो जाएगा 0। और तुम्हें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा, a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो पुट करोगे वो क्या पुट करोगे? 0। ये थीटा और इस थीटा में कंफ्यूज मत हो जाना, ये थीटा रेजोल्यूशन का है, ये थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला थीटा है, और वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है। फाइन, इसको रब कर देते हैं ताकि फिर दोबारा अच्छे से देख सकें हम लोग। अब देखिए, तो मैंने बोला आपको कि अगर 2a cos थीटा के साथ डील कराता हूँ तो 2a cos थीटा जो है वो इसी QE वेक्टर के डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। सेम डायरेक्शन में अलाइंड है तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। 0 होने की वजह से साइन थीटा 0 हो जाएगा। अगर इस फोर्स के साथ देखेंगे तो देखिए एंगल क्या बना रहा है? 180। क्या बना रहा है एंगल? 180। और साइन 180 भी क्या होता है? 0। तो ये 2a cos थीटा वाला तो नहीं चलेगा, ये 0 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ये चलेगा 2a साइन थीटा QE मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, आप पूछेंगे इसके आगे का जो सर क्रॉस प्रोडक्ट में आगे का जो साइन थीटा था वो कौन था? वो साइन 90 हो गया दोस्त, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो साइन 90 आ गया। साइन 90 का मतलब क्या होता है? 1। तो बचा 2a इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, यही बचा हमारे पास। नेट टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज, नेट टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज यही बचा। ठीक है, अब टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज जो बचा उसको एक और बार देख लेते हैं। 2a इंटू क्यू जो होता है वो क्या होता है? P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। अगर इसको मैं कहूँ वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि P एक वेक्टर है, E भी एक वेक्टर है, और मल्टीप्लाई होकर आगे साइन थीटा भी शो कर रहा है। और दो वेक्टर्स चीज़ें जब मल्टीप्लाई होकर आगे साइन थीटा शो करते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो हमें पता है कि ये कब मुमकिन है? जब दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो। तो टॉर्क हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E। फाइन। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँ मैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला कि परपेंडिकुलरली ये मैक्सिमम होगा। जब ये परपेंडिकुलर होंगे, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। फाइन। सेकेंड चीज़, जब ये अलाइंड होंगे, जब ये क्या होंगे? अलाइंड, तो ये 0 शो करेगा।
क्या शो करेगा? 0, क्योंकि अलाइंड होने का मतलब है पी वेक्टर। ऐसे ई वेक्टर भी ऐसे, पी वेक्टर और ई वेक्टर अगर दोनों सामने हैं तो अलाइंड होने के बाद ये क्या शो करेंगे? 0, क्योंकि अलाइन होने के बाद थीटा जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 जो होता है वो 0 शो करेगा। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मैक्सिमम जगहों पे पूछा जाता है कि ये डायपोल जो है वो अनस्टेबल कब होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बहुत ज़्यादा मतलब विचित्र कंडीशन, अनस्टेबल का मतलब होता है बिल्कुल ही इरिटेटेड कंडीशन में कब होगा। अब भाई जब प्लस क्यू को आप इधर भेज दोगे, माइनस क्यू को आप इधर भेज दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे है पॉजिटिव और ऐसे है नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ ही पॉजिटिव को अगर रख दोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ना, वो इसको इधर भेजना चाहेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वो इसको इधर भेजना चाहेगा। भेजना ऑपोजिट चाहेंगे लेकिन भेज पाएंगे नहीं क्योंकि अलाइंड है। तो मतलब भले रुका हुआ है लेकिन बहुत ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये बहुत ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। और ये जो थीटा इक्वल्स टू 0 होता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 180, इसका क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी। फाइन, यही टॉपिक था टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम जितनी जानकारी थी हमने सारी देख ली। अब हम लास्ट फिगर को देखते हैं। अपने लास्ट फिगर जो मैंने कहा था आपको कि आप इसको फर्स्ट सिनेरियो में मत देखिए। देखिए इसमें ना थोड़ी सी चीज़ है जो कि 3D फॉर्म में शो नहीं हो रखी, बट अब मैं आपको बताता हूँ। ये P और E वेक्टर, ये P और E वेक्टर अगर आप मानते हैं कि आपके पेपर पे है, पेपर मतलब जिसमें आप ये फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं उसके प्लेन में है या पेपर पे आप ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टॉर्क होगा ना इसका वेक्टर जो है वो पेपर पे नहीं है, ये पेपर पे नहीं है। ये पेपर से या तो आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है, या ये आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है। अभी जो मेरा फिगर जिस तरीके से है उसके तरीके से अगर आप पूछेंगे तो P क्रॉस E फिंगर से कैसे करते हैं आपको पता है। चारों उंगलियों को आप अपने P डायरेक्शन में रखिए, चारों उंगलियों को आप P डायरेक्शन में रखिए और उसको कर्ल करिए E की तरफ, कर्ल करिए किस तरफ? E की तरफ। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो इनटू द पेज जाएगा। वो कहाँ जाएगा? इनटू द पेज या इनटू द स्क्रीन जाएगा। तो ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज या इनटू द स्क्रीन है। ये उस प्लेन पे नहीं है जिसमें P और E है, ये उस प्लेन पे नहीं है, ये उन दोनों उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसलिए मैंने आपको बोला था ये फर्स्ट लुक में इस फिगर को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फाइन, ये भी समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। सो ये SP का थर्ड क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट का। देखते हैं इसको। ये हमसे दो बातें पूछ रहा है। ये कह रहा है दो चार्जेस हैं 10 माइक्रोकूलम के। ये यहाँ पर ये नंबर गलत है, सिर्फ ये 10 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं जो कि 5 mm अपार्ट रखे गए हैं। दोनों इक्वल चार्जेस हैं, ऑपोजिट साइंस के हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। क्योंकि ये डायपोल है इसलिए मैंने बोला इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। ये पहले नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पर डायपोल है इसलिए प्लस एंड माइनस साइन में है ये चार्जेस 5 mm दूरी पर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट 15 centimeter away from the center, 15 centimeter away from the center on the side of the positive charge। पॉजिटिव चार्ज के साइड पर है ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है सॉरी, और ये प्लस क्यू है, तो ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट एंड ये 5 mm की दूरी पर है। अब 5 mm जो होता है 15 सेंटीमीटर से तो बहुत ही छोटा होता है। 5 mm का मतलब है या 15 सेंटीमीटर का मतलब है, अगर मैं 15 सेंटीमीटर की बात करूँ तो वो लगभग 150 हो जाएगा, उससे 30 गुना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके एक्सियल लाइन पे, जो कि आएगा इस तरफ। ई नेट कहाँ आएगा? इस तरफ। कितना आएगा ई नेट? हमें पता है फॉर्मूला होता है 2 kp बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी के लिए क्या करेंगे? क्यू इंटू 2 है। क्यू क्या होता है? 10 इंटू 10⁻6 इंटू 2 मतलब उसके बीच का डिस्टेंस दैट इज 5 इंटू 10⁻3 होल अपॉन आर क्यूब, मतलब 15 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब दैट इज 9 इंटू 5 45 एंड 2 ऐसे ही रख दिया मैंने। बेस सेम पावर ज़्यादा ऊपर करा तो 9 और -9 0 हो गए, तो अकेला 10 बचा यहाँ पर। और नीचे 15 का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है एंड 10⁻2 का क्यूब दिखाई दे रहा है। फाइन, यहाँ पर 45 3 के टेबल में 15 पे आता है, 3 के टेबल में ये 5 पे आता है। 15 ने 15 को काट दिया। अब 2 इंटू 10⁻7
होल अपॉन 75, ये बेसिक चीज़ है। ये यूँ कहूँ 200 अपॉन 75 इंटू 10⁵, ये हमारा आंसर है यहाँ पर। फाइन, किस में? न्यूटन पर कूलम में। न्यूटन पर कूलम में फोर्स अपॉन चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए न्यूटन पर कूलम में। ये हमारे पास ई नेट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर बात करेंगे बी पार्ट की, तो बी पार्ट कह रहा है एट अ पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ, दैट इज सेंटर पॉइंट, ऑन अ लाइन जॉइनिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द डायपोल। मतलब डायपोल के एक्सेस के नॉर्मल, तो आपको तो पता ही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू अपनी तरफ भेजेगा, प्लस क्यू अपनी तरफ भेजेगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। और उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इक्वेटोरियल पॉइंट का ई नेट फॉर्मूला क्या होता है? KP बाय आर क्यूब। KP बाय आर क्यूब। मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड है, ये मैं यहाँ पर शो कर चुका हूँ। फाइन। सो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻3 होल अपॉन आर क्यूब मीन्स 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻6। सो ये 9 इस 9 से कट जाएगा और ये -6 होकर के प्लस होगा, तो सेम आंसर 45 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻7। सो आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2 की कमी है तो 100 अपॉन 75 हो जाएगा। 100 अपॉन 75। तो इसमें इसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में 2 की कमी है। ये इसके हाफ है या ये इससे डबल है। अगर ये इससे डबल है तो इसका आंसर भी इसके आंसर से डबल होगा। आप देख सकते हैं इसके आंसर में जब ट्वाइस करेंगे आप तो यहाँ तक अपने आप पहुँच जाएंगे। फाइन, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर देख लिया। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। फाइन, ये क्वेश्चन था आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सॉल्व्ड एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? द फोर्स experienced by a unit charge, force experienced by a unit charge when placed at a distance of 0.1 meter from the middle of the electric dipole on its axial is itna, and when it is placed at a distance itna free, the force, not free, the force reduced by इतना, इतनी फोर्स रिड्यूस हो जाती है जब आप उसको इतने पॉइंट पे रखते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमसे डायपोल लेंथ। क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमसे? डायपोल लेंथ। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको डायपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है देखते हैं। E = 2kp बाय r² माइनस a² की पावर 2, r² माइनस a² की पावर 2। यस, यहाँ पर मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता। मुझे इतना तो पता है कि डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का सेंटर से, लेकिन मुझे डायपोल का जो सेपरेटेड डिस्टेंस होता है वो मुझे नहीं पता। और जब तक मुझे वो नहीं पता है मैं कैसे पहले से ही मान लूँ कि नेग्लेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर इसको मैं 2 बारी अप्लाई करूँगा। एक बारी E1 पे, E1 लिखूँ या F/Q लिखूँ, E1 लिखूँ या F/Q लिखूँ, F1/Q। बात क्या है? सेम। और यहाँ पर ये Q डैश है, और Q डैश कौन है? यूनिट चार्ज। Q डैश कौन है? यूनिट चार्ज। तो F = QE होता है, E = F/Q होता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट चार्ज जो है Q डैश जो है वो 1 है, इसलिए F1 अपने आप में ही E के इक्वल होगा, विच इज़ 0.025 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q इंटू 2A होल अपॉन r² विच इज़ 0.1 का स्क्वायर माइनस a² का होल स्क्वायर। सिमिलरली F2/Q डैश मतलब फोर्स सेकेंड जो है वो 0.002 है, लेकिन Q डैश जो है वो वापस वहीं यूनिट चार्ज है, तो इसलिए अपॉन में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Fe यहाँ पर E बन जाएगा, वो भी 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q इंटू 2A। अब ये Q इंटू 2A का क्या रोल है? बिकॉज वी डोंट नो ना कि डायपोल का चार्जेस क्या है, इक्वल है ऑपोजिट, या डायपोल कितनी दूरी पर है हमें नहीं पता है। 0.1 का स्क्वायर लिखें या 0.2 का स्क्वायर,
क्योंकि अब वो इतने डिस्टेंस पे चला गया था जब फोर्स रिड्यूस होकर इतनी हो गई थी, 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ तो लेफ्ट साइड में आएगा हमारे पास 25/2, क्योंकि पॉइंट्स हट जाएंगे 3 डेसिमल प्लेस के बाद। और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन 0.1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। फाइन। अब ओके, एक चीज़ छोटी सी मिस हो गई है कि जब हमने आर को यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करवाया ए को, तो यहाँ पर भी आर था, यहाँ पर भी क्या था, आर। तो यहाँ पर आएगा 0.1 और यहाँ आएगा 0.2। तो डिवाइड करने के वक्त यहाँ पर आ जाएगा 0.1 और यहाँ 0.2, तो यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा डिवाइड करने के वक्त बाहर। फाइन। तो ये आर मिस हो गया था, यहाँ पर आर भी होता है यहाँ पर फॉर्मूले में जब हम नेगलेक्ट नहीं करते हो, तो नेगलेक्ट करने के बाद आर कैंसिल आउट होता था। तो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। 25 के पास कौन गया, 0.1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 0.2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर यही रह गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 25 का हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में बचेगा 0.1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा ना स्क्वायर रूट से। और यहाँ पर भी 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर से। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01, 5 मल्टीप्लाई होगा 0.01 से, तो आएगा 0.05 माइनस 5a स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर 0.04 माइनस ए स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 4a स्क्वायर और यहाँ होगा 0.01। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 4, तो ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.1 अपॉन 2, 0.1 अपॉन 2 विच इज़ 1/20, 1/20। ये हमारा आंसर है। ओके, अब थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक का सारा लेना देना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात करें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए बचा है अभी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें जानना है। फिर हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के फिगर्स भी देखेंगे एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बढ़ेंगे। फाइन। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम क्या क्या जानते हैं। So electric field lines are the forces may be defined as a curve along which a small positive charge would tend to move। मतलब लेट्स से आप ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इस लाइन पर, इस इमेजिनरी लाइन पे अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो आपको पता है वो पॉजिटिव से अवे भागेगा और नेगेटिव के टूवर्ड्स भागेगा। तो यही ये यहाँ पर कह रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो। फाइन। और डायरेक्शन जो है उसकी वो पता लगाएगा टैंजेंट। टैंजेंट एट दैट पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फाइन। प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टीज़ आपने वैसे लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ पढ़ी होंगी, दोबारा हो सकता है रिवाइज हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए नहीं पढ़ी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। कुछ मिलती जुलती हैं, कुछ अलग हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे क्या अलग है। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। So lines of force is continuous smooth curve without any break. When they say continuous का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चार्ज को रखते हैं और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस करी, फिर एक्सपीरियंस नहीं करी, फिर एक्सपीरियंस करने लगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रेकेज कहीं पर भी नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा ही क्या होती हैं, कंटिन्यूस। जहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करना वो ख़त्म कर देगा, उसके बियॉन्ड फिर वो एक्सपीरियंस करेगा भी नहीं। फाइन। स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, एंड कहाँ पर होता है, नेगेटिव से। तभी मैं कहता हूँ बार बार पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। एंड डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ये वाली बात चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट यहाँ कर सकता है, तो हमेशा अवे दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लौट के आएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और लौट के भी आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट से निकलती हैं और उसी एक पॉइंट पे लौट के आ जाती हैं सारी की सारी, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और अगर एक पॉइंट पे जितना पॉजिटिव हो उतना ही अगर नेगेटिव हो, इसका मतलब नेट चार्ज क्या है, जीरो है। और अगर नेट चार्ज ही जीरो है तो ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलना ही नहीं बनता। आप मेरी बात ध्यान से सुने फिर दोबारा। मैंने कहा दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उतनी ही वापस लौट के आ रही हैं।
अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है उतना ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, और अगर ऐसा होता है तो नेट चार्ज हो जाएगा ज़ीरो, और अगर नेट चार्ज हो गया ज़ीरो तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ही नहीं तो निकलना और वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए दे डोंट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, वेयरएज मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली बातें रिवर्स हो जाएंगी। टेंजेंट के बारे में तो आपको पता चल ही गया, दैट टेंजेंट ऑफ लाइन ऑफ द फोर्सेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये पहले वाला है, क्योंकि अगर सोचिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट कहीं पर करा, कहीं पर इंटरसेक्ट करा, तो ये कहेगा ये है टेंजेंट और ये कहेगा ये है टेंजेंट। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस अवेलेबल हैं, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस अवेलेबल हैं एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एवर क्रॉस ईच अदर। फाइन। लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सर्फेस से हमेशा ही नॉर्मल होंगी ऑन विच चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। जिस पे सर्फेस पे चार्ज अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके कंडक्टर के नॉर्मल हमेशा निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत जगह पे ये यूज़ भी आएगा। फाइन, इस पॉइंट को लर्न रखिएगा, जब यूज़ आएगा तब उसको और अच्छे से समझेंगे कि क्यों है ऐसी बात। Lines of forces have a tendency to contract or expand lengthwise, which explains the attraction or repulsion. कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं लाइंस, कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं लाइंस, अगर करीब करीब आने लग रही हैं डिस्टेंस के साथ, इसका मतलब ये जो दो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उन्हीं चार्जेस से निकलने वाली लाइंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह एक्सपैंड हो रही हैं, इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है। तो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करेगा, और जितनी एक्सपैंड होंगी उतनी ज़्यादा रिपल्शन को डिफाइन करेगा। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस गिव अस अर्ज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितनी दूर होंगी लाइन उतनी ही कमज़ोर होंगी। ये भी पॉइंट आपने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए पढ़ा था। That strength of the magnetic field line is defined according to the degree of closeness. वैसे ही ये कह रहा है strength of electric field line will be defined according to degree of closeness. The line of forces do not pass through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero. Line of forces जो होती हैं वो कंडक्टर से पास नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हो तो कंडक्टर जल्दी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक तरफ शिफ्ट करके अंदर अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है। कैसे कर लेता है ये देखते हैं हम लोग। सो लेट्स से एक न्यूट्रल कंडक्टर था, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से अगर इधर से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ जहाँ छोड़ के आएंगे वहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और जिन जगह को छोड़ के जाएंगे वो पॉजिटिव आ जाएंगे। और ये तब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ये सेम अमाउंट की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ना पैदा कर दें। और ये जैसे ही पैदा कर देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट अंदर हो जाएगा जीरो। ई नेट अंदर क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, लाइन ऑफ फोर्सेज डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी चार्ज कंडक्टर इज जीरो। और वो क्यों हो जाती है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फाइन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए एक बारी, क्योंकि ये आपको लर्न भी करने हैं, नोट भी करना है, तो अच्छे से एक बारी इसको देख लीजिए ब्रीफ में क्या क्या पॉइंट्स हैं। फाइन, इसको चाहे तो यहीं पर पॉज करके आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या अपनी असाइनमेंट से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हैं डिफरेंट चार्ज कंडक्टर के लिए। अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है यहाँ पर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवे जा रही हैं, और ये एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल मतलब ये कोई सर्कल नहीं है, बॉल जैसा है। मतलब सोचिए बॉल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और बॉल के सर्फेसेस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं, सारी सर्फेसेस पे यूनिफॉर्मली। उसी बॉल के अगर नेगेटिव रख देंगे आप सेंटर पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज रख देंगे सेंटर पे, तो बॉल के सर्फेस से टुवर्ड्स द सेंटर आने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली। फाइन, देन आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं ऑपोजिट साइन के, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो कहाँ जाना चाहेंगी? नेगेटिव के पास, इस तरीके से क्लोज लूप। और इधर ये आउटवर्ड्स का साइन दिखा रहा है, ये इनवर्ड्स का साइन दिखा रहा है, लेकिन अगर इक्वल है तो आप
ये मत सोचिएगा कि ये कहीं जा रही है, ये कहीं नहीं जा रही है, ये कहीं से भी दूर से घूम के वापस कहाँ पर एंटर करना चाहती हैं, नेगेटिव में। ये वाली भी कहीं से भी बाहर से निकल के कहाँ पर एंटर करना चाहती है, नेगेटिव वाली में। फाइन। देन यहाँ पर हमारे पास दो इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल भी हैं एंड पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं तो आप देखेंगे तो ये रिपेल कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रिपेल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लाइंस निकली थी और उसके बाद दोबारा से पास आने लगी लाइंस तो उसको अट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन निकलते ही अगर और फैलने लगेंगी लाइंस तो उनको क्या कहते हैं, रिपल्शन। क्या कहते हैं उनको, रिपल्शन। ये रिपल्शन को शो कर रहा है। अच्छा ये इक्वल है इसलिए ऐसा है, लेकिन अगर सोचिए प्लस Q1 जो है वो बड़ा होता Q2 से, प्लस Q2 से, तो ये कुछ इस कदर दिखता आपको फिगर, मतलब आपको दिखाई देता कि इसकी फील्ड लाइंस दूर तक जाके इसको धक्का देना चाहती हैं। फाइन, तो ये अपना डोमिनेंस साबित करता है यहाँ पर। ओके, एंड लास्टली अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर मतलब एक लाइन में चार्जेस है, और इससे अगर पूछेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी तो ये आउटवर्ड ऐसे भेजेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ऐसे है, ये एक्चुअली एक सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है। ये कैसी लेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी लीनियर चार्ज के थ्रू। फाइन, ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। इस क्लास में जितना सीखना था हमें, जो टॉपिक्स कवर करने थे हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद हम पिछली किए गए क्लासेस के डाउट्स के ऊपर बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। फाइन, सो मेरे पास सबसे पहला डाउट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में एक बच्चा डाउट पूछ रहा है। सो पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर दैट 2 point charges Q1 and Q2 are located at these positions respectively.